दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आपका सन स्टार ए टू जेड अकेडमी में। और हम लोग दोस्तों भूगोल विषय की जो एनसीईआरटी है क्लास 6 से लेकर 12th तक हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। और इसी क्रम में जो है हम क्लास 6 की भूगोल विषय की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। और उस क्रम में हमने 2 चैप्टर कवर कर लिया है और तीसरा चैप्टर हम लोग कवर कर रहे हैं। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और अपना जो महत्वपूर्ण कमेंट है उसे लिखिए। उसे लिखने से हमें ये पता चलता है कि क्या कोई विद्यार्थी इसे देख रहा है और ये इसे देख रहा है तो ज़रूर उसको लाभ मिल रहा होगा। तो इसी से हम मोटिवेट होते हैं और यही हमारे ऊर्जा का मुख्य स्रोत है दोस्तों। यदि एक भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है और इससे उसको लाभ हो रहा है तो मैं मानूंगा मेरा जो वीडियो बनाना है और मेरा जो इस तरह सिखाने का जो क्रम है वो बिल्कुल सफल है दोस्तों। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं भूगोल विषय की एनसीईआरटी क्लास 6 की। इसमें हम जो तीसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं दोस्तों। आप लोगों के मन में ये चल रहा होगा कि हम जो है एनसीईआरटी क्यों पढ़ें, एनसीईआरटी क्या ज़रूरत है, हम तो इतने उच्च कक्षा में आ चुके हैं और हम लोग जो है इतने हायर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो बिल्डिंग है वो अपने आधार से ही तैयार होती है। तो ये एनसीईआरटी की जो बुकें हैं दोस्तों ये आपको उस मजबूत आधार का निर्माण करेगी आपके लिए। और आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करिए, चाहे कोई भी दुनिया की कोई भी आप परीक्षा दीजिए, लेकिन एक बार आप एनसीईआरटी की जो बुक है उसको ज़रूर आप पढ़िए, ज़रूर पढ़िए। मेरा यह आपसे आग्रह है, चाहे आप किसी कक्षा में हो, किसी भी विषय की तैयारी कर रहे हो, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, लेकिन आप उसको एक बार ज़रूर पढ़िए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो किसी वीडियो का हेल्प लीजिए, आप अपने किसी बड़े का हेल्प लीजिए, लेकिन ज़रूर पढ़िए। ये आपको निश्चित रूप से सफलता की ओर अग्रसर करेगा दोस्तों। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3। चैप्टर 3 जो क्या है दोस्तों, चैप्टर 3 ये है पृथ्वी की गतियां, यानी कि क्या है, मोशन ऑफ अर्थ। दोस्तों आप इसमें देख रहे होंगे कि पृथ्वी की गतियां, गतियां शब्द लिखा है, शब्दों पे हम जरा गौर करेंगे तो गतियां लिखा है मतलब पृथ्वी की एक गति नहीं है, कई सारी गतियां हैं। और कई सारे यूं कहें कि दोस्तों इसमें 2 ही प्रकार की गतियां हैं, यानी कि पृथ्वी 2 प्रकार की गति करती है। पृथ्वी जो है आपके सामने ये है ग्लोब, ये जो हमारी पृथ्वी है, तो ये है पृथ्वी दोस्तों। आपको हमने बता चुके हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से जो है पूरब की ओर घूमती रहती है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती रहती है। और साथ साथ क्या है दोस्तों, अगर यहाँ पे सूर्य है केंद्र में रखते हैं तो सूर्य के चारों ओर क्या करती है, चक्कर लगाती है दोस्तों, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो इस तरह पृथ्वी की 2 गतियां हैं। और एक जो होता है, जो पृथ्वी की पहली गति है उसको हम घूर्णन गति का, घूर्णन का मतलब होता है घूमना, अपने अक्ष पे घूमना। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे, ये रही पृथ्वी और इसका ये अक्ष है, और अक्ष आपको पता है कि 23.5 डिग्री झुका हुआ है। तो ये अक्ष जो है, अक्ष पे जो है पृथ्वी का पश्चिम से पूरब की ओर घूमना, तो ये जो घूम रहा है अपने अक्ष पे इसी को हम कहते हैं रोटेशन, यानी कि क्या है दोस्तों, अक्ष पे घूमना, ये क्या है, रोटेशन है। और ये अपने अक्ष पे घूम रही है यानी घूर्णन कर रही है दोस्तों। और जो दूसरा गति बताए हैं कि सूर्य के चारों ओर, यानी अगर हम ये केंद्र में सूर्य लेते हैं तो इसके चारों ओर क्या करना, घूमना, यानी कि परिक्रमण करना। तो 2 प्रकार की गतियां आपने समझा। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी कितने प्रकार की गतियां करती हैं तो 2 प्रकार की, एक होता है आपका घूर्णन और एक होता है आपका परिक्रमण। तो हम जानेंगे घूर्णन क्या होता है। घूर्णन के बारे में हमने आपको बताया कि घूर्णन क्या है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, यानी पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व, आपको बता चुके हैं कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो जो घूमना है उसका क्या कहता है, वो घूर्णन गति कहलाता है। अब थोड़ा सा इसको और हम डीप में समझते हैं। क्या है, आपको हम बता चुके हैं कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। आपको कई बार कन्फ्यूजन होता होगा कि जो ये पृथ्वी है, पृथ्वी जो है ये कहाँ से 23.5 झुकी हुई है। तो आप पृथ्वी को इस तरह से हम आधा करें
तो ये जो वर्टिकल जो लाइन है यहाँ से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और ये कहें यदि हम पृथ्वी का कोई तल लें जिस तल में ये चक्कर लगाती है, यानी कि इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम कक्षीय तल कहते हैं। कक्षीय तल, इसको हम नाम देंगे कक्षीय तल। यानी कि कक्षीय तल का देखिए मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं कि जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी जो है ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो कोई ना कोई इसका क्या होगा, तल होगा, कोई ना कोई क्या होगा, इसका तल होगा। तो उस तल को हम क्या कहते हैं, कक्षीय तल कहते हैं। तो कक्षीय तल से जो है पृथ्वी का जो अक्ष है 66.5 डिग्री झुका हुआ है, और इसका वर्टिकल अगर लाइन लेते हैं तो इससे जो है ये 23.5 डिग्री झुका हुआ है। आपने ये समझा। अब हम देखते हैं कि किसी एक समय जो है सूर्य जो है पृथ्वी के सामने कहीं होगा, पृथ्वी के सामने होगा, तो पृथ्वी के सामने जिसके सामने सूर्य होगा, यानी जिस भाग के सामने सूर्य होगा हमारा, उधर तो क्या होगा, हमारा प्रकाश होगा, यानी प्रकाश होने का मतलब उधर दिन होगा। और पृथ्वी का जो पिछला हिस्सा है उधर क्या होगा, रात होगा। तो यानी कि एक ऐसी लाइन होगी जो पृथ्वी के दो बराबर भागों में बांटेगी, यानी एक तरफ दिन होगा और एक तरफ क्या होगा, रात होगा। तो जो ऐसी लाइन होगी जो एक तरफ दिन और एक तरफ रात का निर्धारण करेगी, उसको हम कहेंगे प्रतिदीप्त लाइन, नहीं कहेंगे, वृत्त कहेंगे। वृत्त क्यों, क्योंकि ये जो लाइन है ये पीछे भी है, ये जो लाइन है पीछे भी है, यानी एक वृत्त का निर्माण करेगी, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, प्रतिदीप्त वृत्त कहते हैं। यानी इस वृत्त से ये निर्धारण होता है कि पृथ्वी के किस हिस्से में दिन है और पृथ्वी के किस हिस्से में रात है। तो ये जो है सूर्य जो है हमेशा एक तरफ चमकता रहता है और इससे दिन और रात का निर्धारण होता रहता है। जैसे हम बताना चाहेंगे दोस्तों, यदि इधर से लाइट आ रही है, इधर से सूर्य है, प्रकाश चमक रहा है, तो ये पृथ्वी घूम रही है, तो आप ये देखेंगे कि ये हिस्सा मान लीजिए क्या है, इस पे दिन है, लेकिन जैसे ही क्या हुआ, और पीछे हिस्से में क्या है, रात है, लेकिन जैसे ये घूमेगी तो जो पीछे हिस्से जहाँ रात था वो सामने आ गया, यानी यहाँ दिन हो गया, और जो आगे वाला हिस्सा था वो पीछे चला गया, यहाँ रात हो गया। इस तरह से जो हिस्सा जो है, एक हिस्सा हमेशा क्या है, दिन रहेगा और एक हिस्सा हमेशा रात रहेगा, लेकिन वह हिस्सा बार बार क्या होगा, बदलता रहेगा। इस तरह से पृथ्वी पे दिन रात जो है होती रहती है, एक हिस्से में रात होगी, एक हिस्से में दिन होगी, यानी जहाँ पहले दिन होगा वहाँ बाद में रात होगा। जैसे अभी हमारे यहाँ 12 घंटा दिन होता है और 12 घंटा रात होता है, यानी 24 घंटे में आधा दिन हुआ और आधा रात हुआ। तो इस तरह से पृथ्वी का जो घूर्णन काल है 24 घंटा हो गया, यानी कि एक चक्कर लगा लेती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, पृथ्वी का घूर्णन काल कहते हैं। और ये पृथ्वी की दैनिक गति है, यानी प्रतिदिन इसी प्रकार की वह गति करती रहती है, और पृथ्वी के दैनिक गति के कारण ही पृथ्वी पर क्या होता है, दिन का रात का होना पाया जाता है। तरह से आपने दो महत्वपूर्ण चीज समझा। पहला, पृथ्वी की गतियां, पृथ्वी दो प्रकार की गति करती है, एक जो होता है पृथ्वी घूर्णन गति करती है जिसको रोटेशन कहते हैं, और जो है, और पृथ्वी रोटेशन के कारण ही, यानी कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही पृथ्वी पर दिन रात का होना पाया जाता है, यानी कि दैनिक गति के कारण ही दिन रात होती है, और इसका जो घूर्णन काल होता है वो 24 घंटे होता है। तो आपने ये समझा घूर्णन गति क्या होती है और उसके कारण कौन कौन सी चीज प्रभावित होती हैं। तो घूर्णन गति के कारण मात्र एक ही चीज प्रभावित होती है, वह है दिन और रात का होना दोस्तों। तो आइए अगला हम चलते हैं परिक्रमण। परिक्रमण हमने आपसे बताया कि ये सूर्य है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का चक्कर लगाना, ये सही परिभाषा नहीं है। क्यों? अगर हम ये कहें कि सूर्य पृथ्वी जो है ऐसे एक बार ऐसे चक्कर लगाई, एक बार ऐसे दूसरे लाइन से होते हुए ऐसे चक्कर लगाए, मतलब ये हुआ कि उसको हम परिक्रमण तभी कहेंगे कि जब जो है पृथ्वी एक निश्चित कक्षा में सूर्य का चक्कर लगाए, बार बार निश्चित कक्षा होनी चाहिए, ऐसा न हो कि एक बार पहले कक्षा में लगाए, दूसरे बार दूसरे कक्षा में, तीसरे बार तीसरे कक्षा में।
तो इस तरह संभव नहीं है। परिक्रमण काल हम परिक्रमण की परिभाषा हम वही बताएंगे कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों एक निश्चित कक्षा में, एक स्थिर कक्षा में, एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाए, उसी को हम क्या कहेंगे, परिक्रमण कहेंगे दोस्तों। अब हम थोड़ा सा परिक्रमण के बारे में थोड़ा सा डीप एनालिसिस कर लेते हैं। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं। अब हमने आपको बताया ये सूर्य है, सूर्य के चारों ओर हमने पृथ्वी जो है चक्कर लगा रही है। अब हम 4 स्थितियों को लेते हैं, 4 स्थितियों को लेते हैं और चारों स्थिति को हम एक अध्ययन करते हैं। तो देखिए हम पहली स्थिति मानते हैं कि पहली स्थिति ये है। पहली स्थिति क्या है दोस्तों, ये है। आपको हम बता चुके हैं कि ये पृथ्वी का अक्ष है, एक तरफ ऊपर की ओर क्या होगा, नॉर्थ यानी उत्तरी ध्रुव, और इधर क्या होगा, दक्षिणी ध्रुव। अब देखिए दोस्तों, हमने ये बताया इधर सूर्य है, तो इधर आधा हिस्सा क्या होगा, आधा हिस्सा इधर दिन होगा और आधे हिस्से में क्या होगा, रात होगा। तो अब यहाँ पे जिधर सूर्य पड़ रहा है दोस्तों, यहाँ पे क्या हो रहा है, जिधर सूर्य पड़ रहा है, हम आपको ये भी बता चुके हैं कि ऊपर वाला क्या है आपका, कर्क रेखा है, बीच वाला क्या है आपका, भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा, और ये नीचे वाला क्या है आपका, मकर रेखा है। क्या है दोस्तों, मकर रेखा है। तो आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे जो सूर्य है यानी कि इस वाले हिस्से में पड़ रहा है, तो आप ये देख रहे हैं ये जो नॉर्थ वाला हिस्सा है, नॉर्थ वाला जो हिस्सा है, ये यहाँ पे सूर्य पूरा पूरा चमक रहा है, यानी कि जो उत्तरी ध्रुव है यहाँ पे पूरा पूरा प्रकाश पड़ रहा है, और यहाँ पे ये जो दक्षिणी ध्रुव है यहाँ पे प्रकाश नहीं पड़ रहा है। तो जाहिर सी बात है उत्तरी ध्रुव में क्या होगी, गर्मी होगी, और दक्षिणी ध्रुव में क्या होगी, शीत होगी। तो इसीलिए जिस ध्रुव में क्या होता है, प्रकाश अधिक मिलता है, जिस ध्रुव की ओर प्रकाश अधिक मिलता है, यानी आपका क्या हो जाए, इधर उत्तरी ध्रुव है तो इधर उष्मा जो है अधिक मिल रही है, इधर यानी उत्तर की ओर, उत्तरी ध्रुव में हमेशा क्या होगी, गर्मी होगी, यानी ग्रीष्म ऋतु होगी, यानी उत्तरी ध्रुव में क्या होगी, ग्रीष्म ऋतु होगी, और इधर प्रकाश नहीं मिल रहा है तो इधर क्या होगा आपका, शीत ऋतु होगा दोस्तों। क्या होगा, शीत ऋतु होगा। तो ये सीख रहे थे कि हमने बताया कि इधर जो है सूर्य आ रहा है और उत्तरी ध्रुव की तरफ जो है उष्मा हमको ज़्यादा मिल रहा है, यानी कि उत्तरी ध्रुव में हमारा क्या होगा, ग्रीष्म ऋतु होगा, और ये जो दक्षिणी ध्रुव है यानी ये वाला हिस्सा है, यहाँ अपेक्षाकृत कम उष्मा मिलेगा, यानी इधर आपका क्या होगा, शीत ऋतु होगा दोस्तों। यानी कि दक्षिणी ध्रुव पे हमारा शीत ऋतु रहा और उत्तर की ओर हमारा क्या रहा, ग्रीष्म ऋतु रहा। अब देखिए हमको ये पता है कि जो हमारा जो, अगर हम ये पृथ्वी लेते हैं, ये पृथ्वी लेते हैं, ये अच्छा हो गया, ये कर्क रेखा, ये भूमध्य रेखा और ये मकर रेखा। तो जो हमारा जो सूर्य है ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही क्या का गति करता रहता है, यानी एक बार जो है ये कर्क रेखा की तरफ जाएगा, फिर धीरे धीरे खिसकते हुए भूमध्य रेखा पर, फिर धीरे धीरे खिसकते हुए आपका मकर रेखा पर, फिर ये वापस लौट जाएगा। यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही सूर्य क्या होता है, हमेशा चमकता रहता है। इसे हमेशा याद रखिए कि कर्क रेखा और मकर रेखा पे सूर्य हमेशा चमकता रहता है। तो उत्तरी ध्रुव में कब आएगा, यानी कि सूर्य जो हमारा कर्क रेखा पे लंबवत चमकेगा, कर्क रेखा पे लंबवत चमकेगा। तो जब कर्क रेखा पे लंबवत चमकेगा, और ये घटना होती है 21 जून को, 21 जून को, और इस स्थिति में कर्क रेखा पे दिन क्या होता है, सबसे बड़ा, और रात में यहाँ पे सबसे छोटी होती है दोस्तों। तो याद रखिएगा कि हमारा जो है एक ऐसी स्थिति हमने लिया जहाँ पे जो है सूर्य जो है कर्क रेखा की ओर है, कर्क रेखा की ओर होने के कारण जो हमारा उत्तर की ओर उष्मा ज़्यादा मिलेगी, और उत्तर की ओर उष्मा ज़्यादा मिलेगा यानी उत्तरी ध्रुव में हमारा ग्रीष्म ऋतु होगा, यानी उत्तरी अक्षांश में हमारा क्या होगा, या यूं कहें उत्तरी गोलार्ध भी कह सकते हैं, यानी आधे भाग से ऊपर उत्तरी गोलार्ध में हमारा ग्रीष्म ऋतु होगा और दक्षिणी गोलार्ध में हमारा शीत ऋतु होगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं
कि कर्क रेखा पे सूर्य होने के कारण आपको उत्तरी ध्रुव पे लगातार क्या होगा, उष्मा मिलती रहेगी या प्रकाश मिलता रहेगा, जिसके कारण उत्तरी ध्रुव पे 6 महीने क्या होगा, 6 महीने क्या होगा, दिन होगा दोस्तों। यानी कि उत्तरी ध्रुव में 6 महीने लगातार क्या होगा, दिन होगा। क्यों आप देख रहे हैं, क्योंकि सूर्य कर्क रेखा के पास है और कर्क रेखा के पास होने के कारण यहाँ पे उत्तरी जो ध्रुव है लगातार इसको प्रकाश मिलता जा रहा है। लेकिन सूर्य जहाँ पे लंबवत है, तो कर्क रेखा पे आप देख रहे हैं लंबाई जो लंबवत दूरी होती है वो नजदीक होती है और जो तिरछी दूरी होती है वह दूर होती है। तो लंबवत होने के कारण कर्क रेखा पे सबसे ज्यादा प्रकाश मिलेगा, यानी उष्मा सबसे ज्यादा मिलेगी, और ध्रुवों पे क्या होगा, तिरछा प्रकाश जाएगा, यानी अपेक्षाकृत कम प्रकाश मिलेगा। तो यानी कि कर्क रेखा पे गर्मी सबसे ज्यादा मिलती है और उस समय दिन क्या होता है, सबसे लंबा होता है। और ये घटना होती है 21 जून को, याद रख लीजिए हमेशा 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे लंबा होता है और रात सबसे छोटी होती है दोस्तों। तो आपने ये सीखा कि पृथ्वी की एक ऐसी स्थिति थी जिसमें सूर्य कर्क रेखा की तरफ झुका हुआ है या कर्क रेखा के पास है, लंबवत है। तो उस समय दिन उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में आपका शीत ऋतु है। ध्रुवों पर जो है प्रकाश लगातार पड़ रहा है कर्क रेखा पे होने के कारण, जिसके कारण क्या, यहाँ पे 6 महीने का लगातार दिन होगा और कर्क रेखा पर क्या होगा, कर्क रेखा पर लगातार प्रकाश मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है, गर्मी भी होगी और दिन सबसे लंबा होगा और रात सबसे छोटी होगी। तो आपने ये समझा। इसी तरह ठीक अब हम क्या आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जून से हम आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो अब क्या होगा, आप ये देख रहे हैं कि कर्क रेखा है। हमने ये बताया कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सूरज क्या है, ऑसिलेट करता है। तो कर्क रेखा से क्या हुआ, धीरे धीरे बढ़ेगा, तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कहाँ आएगा, भूमध्य रेखा पे। तो यहाँ पे जो सूर्य है, यहाँ पे दिखाना 3D में संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हम प्रयास करें कि आपको बिल्कुल समझ में आए। तो इस स्थिति में क्या होगा, जो सूर्य होगा वो आपका जो भूमध्य रेखा यहाँ पे यानी इसके सामने होगा, यानी यूं कहें ये भूमध्य रेखा है, ठीक इसके सामने होगा। तो भूमध्य रेखा पे क्या होगा, सामने होगा। और ये स्थिति आती है कब, 23 सितंबर को दोस्तों। क्या होता है, 23 सितंबर को। तो 23 सितंबर को आती है और ये स्थिति एक बार और आती है कब, 21 मार्च को। 21 मार्च को आती है। तो अभी हम क्या हैं, अभी हम कर्क रेखा से भूमध्य रेखा की ओर आ रहे हैं, यानी सूर्य जो है कर्क रेखा से भूमध्य रेखा की ओर आ रहा है। तो कर्क रेखा से भूमध्य रेखा की ओर आएगा कि सूर्य जो है धीरे धीरे क्या खिसकेगा, आपका कर्क रेखा से भूमध्य की ओर खिसकेगा। तो अब जो है इस स्थिति में सूर्य जो है भूमध्य रेखा पे लगातार चमकेगा, यानी कि भूमध्य रेखा पे पूरा पूरा इसका प्रकाश पड़ेगा। तो जब आपका भूमध्य रेखा पे पूरा पूरा प्रकाश पड़ेगा, और ये घटना होती है 23 सितंबर को। इस स्थिति में क्या होता है, दिन और रात बराबर हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि सूर्य जो होता है, सूर्य भूमध्य रेखा पे चमक रहा है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बराबर बराबर मात्रा में प्रकाश का वितरण हो रहा है, जिसके कारण जो है आपका दिन और रात क्या होता है, बराबर हो जाता है दोस्तों। तो यानी कि जब स्थिति क्या होती है, सूर्य जो है आपका भूमध्य रेखा पे चमकता है, और इस स्थिति कब होती है, स्थिति 23 सितंबर को होती है, और इस स्थिति में जो है दिन और रात बराबर होता है। आप ये देख रहे हैं कि कर्क रेखा से जैसे ही भूमध्य रेखा की ओर आएगा, तो आपका पहले इधर क्या था, दक्षिणी गोलार्ध में पहले शीत ऋतु था, लेकिन जैसे इधर आएगा तो थोड़ी थोड़ी गर्मी का एहसास इधर होने लगता है। तो शीत ऋतु जैसे ही जाती है और गर्मी का एहसास जैसे ही आपको होता है, तो हाँ कौन सा मौसम आ जाता है, बसंत। जैसे आप देखे होंगे कि अपने यहाँ भारत में क्या होता है, इन पर जनवरी फरवरी ये शीत ऋतु का महीना होता है। जैसे ही शीत ऋतु जाती है हमारा बसंत का महीना आ जाता है। क्यों, क्योंकि धीरे धीरे गर्मी का एहसास होने लगता है, सूर्य हमारी तरफ आने लगता है।
तो वही स्थिति यहाँ भी है कि जैसे ही सूर्य जो है आपका कर्क रेखा से भूमध्य रेखा की ओर आता है तो दक्षिणी गोलार्ध में भी थोड़ी थोड़ी गर्मी का एहसास होने लगता है, जिसके कारण यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में बसंत हो जाता है और उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु आ जाती है। तो ये घटना होती है 23 सितंबर को, और इस दिन क्या होता है, सूर्य विषुवत रेखा पे लगातार चमकता है, जिसके कारण यहाँ विषुवत रेखा पे ऊष्मा ज़्यादा मिलती है और इस स्थिति में दिन और रात बराबर होता है। अब हम और थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ेंगे जैसे जैसे पृथ्वी आएगी। अब हम एक ऐसी स्थिति में आते हैं जहाँ पे क्या है, ये देख रहे हैं, ये क्या है पृथ्वी का अक्ष है, ये उत्तरी उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे कि हमने बताया कि पहले कर्क रेखा पे था, फिर भूमध्य रेखा पे, अब कहाँ आएगा, ये आपका मकर रेखा पे। सूर्य कहाँ पे आ जाएगा, आपका मकर रेखा पे आ जाएगा। तो सूर्य जब मकर रेखा पे आ जाएगा तो इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में ये होगा, इस स्थिति में क्या होगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दक्षिणी गोलार्ध पे सूर्य जो है लगातार पूरा पूरा जो ऊष्मा है मकर रेखा पे मिल रहा है, लेकिन जो दक्षिणी गोलार्ध है ये इसके प्रकाश से जो बिल्कुल प्रकाशित है, यानी जो दक्षिणी गोलार्ध है यानी जो दक्षिणी ध्रुव है वहाँ पे लगातार ऊष्मा मिल रही है, लगातार प्रकाश, लगातार धूप मिल रही है। तो दक्षिणी गोलार्ध में जो है दक्षिणी ध्रुव है ये हमेशा इसमें दिन रहेगा, और यानी मैक्सिमम जो ऊर्जा है, मैक्सिमम जो एनर्जी है, मैक्सिमम सूर्य का जो प्रकाश है दक्षिणी गोलार्ध में मिल रहा है। यानी कि हमारा दक्षिणी गोलार्ध क्या उस समय क्या होगा, ग्रीष्म ऋतु में होगा। क्या होगा दोस्तों, ग्रीष्म ऋतु में होगा। और जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है, आप ये देख रहे हैं उत्तरी गोलार्ध को जो है कोई ऊष्मा नहीं मिल रहा है, या मिल भी रहा है तो कम मात्रा में मिल रहा है, तो जिसके कारण जो है यहाँ पे शीत ऋतु होगा। यानी ये घटना कब होती है, 22 दिसंबर को। और 22 दिसंबर को दोस्तों आप ये देख रहे हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होता है और उत्तरी गोलार्ध में आपका शीत ऋतु होता है। तो आप देखते होंगे कि जब हमारे यहाँ ठंडी पड़ती है तो आप जानते होंगे ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में, वहाँ पे गर्मी पड़ती है। तो इसका कारण यही है क्योंकि वह दक्षिणी गोलार्ध में है। तो आप ये देख रहे हैं कि जब हमारे यहाँ उत्तरी गोलार्ध में हमारे यहाँ क्या है, ठंडी है यानी कि शीत ऋतु है, तो दक्षिणी गोलार्ध यानी जो ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पे ग्रीष्म ऋतु है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि 22 दिसंबर को ये घटना होती है और मकर रेखा पे सूर्य जो है चमकता है, लंबवत चमकता है, यानी ऊष्मा यहाँ पे ज़्यादा मिलती है। तो दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को यहाँ दिन क्या हो जाता है, लंबा होता है, रात क्या होती है, छोटी होती है। तो आपसे ये पूछा जाए कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है, तो वो होता है 21 जून को, और दक्षिणी गोलार्ध को सबसे लंबा दिन कब होता है, तो 22 दिसंबर को। ठीक है, अब इसके आगे हम जाते हैं। अब हम आपको पता है कि हम मकर रेखा पे हैं, अब सूर्य फिर किधर खिसकेगा, इसके भूमध्य रेखा की ओर। फिर सूरज खिसकते खिसकते आ गया भूमध्य रेखा पे। अब भूमध्य रेखा पे आएगा तो भूमध्य रेखा पे चमकेगा, और ये जो सूर्य है भूमध्य रेखा पे लगातार एक बराबर ऊर्जा देगा। यानी उत्तरी जो गोलार्ध है वहाँ भी और दक्षिणी गोलार्ध में वहाँ भी एक समान ऊर्जा मिलेगी, और इस तरह से क्या होगा, आपका यहाँ पे दिन और रात बराबर हो जाएगा। यानी कि आपका जब भी सूर्य जो है विषुवत रेखा या यूं कहें भूमध्य रेखा पे होगा तो दिन रात बराबर होगी। और फिर आप ये देख रहे हैं कि यहाँ उत्तरी गोलार्ध शीत ऋतु में था, फिर जैसे जैसे आपका ये मकर रेखा से भूमध्य रेखा की ओर आएगा तो शीत ऋतु से होगी ठंडी थोड़ी थोड़ी जाना, वहाँ से ठंडी धीरे धीरे चली जाएगी, जिसके कारण वहाँ क्या आ जाएगा, बसंत का मौसम आ जाएगा। आप जानते हैं कि अपने यहाँ जब ठंडी होती है तो ठंडी जैसे ही जाती है तो वहाँ बसंत का मौसम आ जाता है। और ये घटना कब होती है, 21 मार्च को होती है। यानी कि 21 मार्च को फिर यहाँ दिन और रात बराबर होने लगते हैं। तो ये जो साइकिल है ये हमेशा चलती रहती है। तो आप ये देख रहे हैं यदि पृथ्वी एक ही जगह होती तो क्या होता है, बसंत और शरद, ठीक है। लेकिन पृथ्वी के परिक्रमण के कारण क्या है, बसंत के बाद ग्रीष्म आया, ग्रीष्म के बाद शरद आया, शरद के बाद शीत आया। तो इस तरह से मौसम में परिवर्तन
होता रहता है। यानी कि पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ही क्या होता है, आपका मौसम में परिवर्तन होता है। इस तरह से आपने ये सीखा कि परिक्रमण के कारण क्या होता है, परिक्रमण के कारण मौसम का परिवर्तन होता है। और जो है आपने ये सीखा कि पृथ्वी की 4 स्थितियां हैं। पहली स्थिति में आपने ये देखा कि जब सूर्य कर्क रेखा पे लंबवत चमकता है तो उत्तर ध्रुव में यानी उत्तरी गोलार्ध में उष्मा ज़्यादा मिलती है, तो यहाँ 6 महीने यहाँ पे क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होता है। जब कर्क रेखा पे होता है तो उत्तरी ध्रुव पे लगातार प्रकाश मिलता रहता है, जिसके कारण यहाँ 6 महीने दिन होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में लगातार ऊष्मा नहीं मिलती रहती है, लगातार प्रकाश नहीं मिलता है, यहाँ 6 महीने रात होती है। तो इस तरह से फिर आप देखें कि सूर्य जो है, पृथ्वी जो है सूर्य के चक्कर लगाते हुए इस स्थिति में आती है, तो जो सूर्य भी है वह हमारा कर्क रेखा से खिसक कर मकर भूमध्य रेखा पे आ जाता है। इस स्थिति में दिन और रात बराबर होती है, इधर शरद ऋतु हो जाता है और इधर बसंत ऋतु होता है। फिर आगे खिसकते हुए जो है सूर्य मकर रेखा पे चमकने लगता है, तो मकर रेखा पे जब चमकता है तो दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म होता है और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होता है। और इस समय दक्षिणी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा होता है और रात सबसे छोटी होती है। फिर आगे की ओर बढ़ता है, फिर सूर्य जो है विषुवत रेखा पे चमकने लगता है, दिन रात बराबर हो जाती है, और उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु। तो इस तरह से ये पृथ्वी का जो है परिक्रमण चलता रहता है और मौसम में परिवर्तन होता रहता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, और इस तरह की जो जानकारी आपको मिली होगी, बेसिक जानकारी, और एक समझ पैदा हुई होगी, और शायद आप आने वाले हर एग्ज़ाम में इससे संबंधित यदि कोई प्रश्न बनता है तो उसे हल करने की स्थिति में आप जरूर होंगे। जय हिंद दोस्तों, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और हमें मोटिवेशन देते रहिए।